नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे। आप देख रहे हैं सुबह 9:30 बज चुके हैं। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती हमारी नज़र। आपको बताएंगे आज बाजारों का हाल, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। जुलाई के अंत तक आ सकता है साल 2023-24 का बजट। वित्त मंत्रालय 15 जुलाई के बाद उद्योग जगत के साथ करेगा बजट पूर्व चर्चा की शुरुआत। इकोनॉमिक सर्वे पर भी काम जारी। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि के अनुमान को 20 आधार अंक बढ़ा करके 6.6% किया। जनवरी में यह 6.4% पर था। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में कच्चे तेल के इंपोर्ट में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इकरा के मुताबिक इस साल देश का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो $100 बिलियन के पार जा सकता है। और ईद उल अजहा के अवसर पर आज भारतीय शेयर बाजार में कारोबार नहीं। एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जापान के निक्की और शंघाई कॉम्पोजिट में गिरावट, हैंगसेंग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये कुछ बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। और चूंकि आज बाजार नहीं, इसलिए हम आपको बाजार के अपडेट, जो मार्केट अपडेट्स है वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंडियन इकॉनमी पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल गोवा से खबर आ रही है कि वहां पर मानसून के बावजूद 1 करोड़ पर्यटकों ने वहां पर दस्तक दी है। शेयर बाजार इस वक्त उच्चतम स्तर पर बना हुआ है और देश में सबसे बड़े आईपीओ के लिए तैयार है। देश में ऑटो सेल्स के आंकड़े हर साल नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो मांग में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार बना हुआ है। महंगाई दर 6% के लक्ष्य के नीचे चल रहा है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि देश में कर्ज की रफ्तार में तेजी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है, जबकि सच्चाई यह है कि वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों कह रहे हैं कि वित्तीय संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। और सर्वोच्च स्तर पर आरबीआई वित्तीय स्थिरता को लेकर के सजग है और वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री खुद, जो एफएसडीसी है, जो समिति है वित्तीय स्थिरता को लेकर के, उसकी समीक्षा करती रहती हैं। फिच की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक भारत की जो बढ़ती आर्थिक विकास दर है उसने बैंकों के कर्ज देने की सामर्थ्य को बढ़ाया है, जबकि जो कुछ इकोनॉमिस्ट ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि देश में जो कर्ज में जो तेजी आ रही है उससे वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। फिक्की का एक सर्वे है जिसमें कहा गया कि 77% लोगों ने कहा है कि पिछले 6 महीनों में जो एनपीए की दर है वो लगातार घटी है। दावा यह भी है कि खराब क्रेडिट बूम है, जिससे जो कमज़ोर कॉरपोरेट निवेश है भारत के शेयर बाजार से कोई तालमेल नज़र नहीं आ रही है। कॉरपोरेट ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन शेयर बाजार में जो तेज़ी दिख रही है उसमें बबल, जबकि बहुत सारे हमारे मार्केट एक्सपर्ट जिनसे हमारी बात हो रही है उनके मुताबिक ये जो बबल है भारतीय शेयर बाजार में फ़िलहाल दिखाई नहीं देता है। दावा यह भी है कि निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों ने बैंक से कर्ज लिया, जो कि बाद में समस्या बन सकता है। जबकि सच्चाई यह है कि मुद्रा लोन जैसी योजनाओं ने देश में पहली बार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और आम आदमी तक इन वित्तीय सेवाओं का लाभ पहुंचाया है। चलिए, इस कार्यक्रम में मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और दोनों ही हैं इकोनॉमिस्ट और जाने माने विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्र के। डॉक्टर चरण सिंह, जो कि प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं ईग्रो के, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और पीके घोष साहब, जो कि प्रोफेसर रह चुके हैं अर्थशास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर चरण सिंह, आप ही से मैं शुरुआत करता हूँ। हमने ये देखा है ट्रेंड कि जब जब जीडीपी के आंकड़े आते हैं और आपके अनुमानों से बेहतर आते हैं, पूरी दुनिया को जब ये जीडीपी के आंकड़े चौंकाते हुए नजर आते हैं, तो कुछ इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया में ऐसा नैरेटिव फैलाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई 8.2% की विकास दर, उसके बाद में अशोक मूडी साहब ने एक लेख लिखा जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक ऐसा चढ़ाव देखा जा रहा है जिससे हम वित्तीय संकट में प्रवेश कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, जबकि भारत में ऐसा शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। आपका क्या विचार है डॉक्टर चरण सिंह साहब? तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जो कहा कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें हमेशा यही लगता है कि भारत में हर कुछ गलत ही हो रहा है और जैसे भारतीय अर्थशास्त्रियों को कुछ ज्ञान नहीं है, वो गलती से पहुंच गए हैं जहां पर पहुंचे हैं। वो अगर जितनी देर तक वो अर्थशास्त्री यहाँ नहीं आके बैठेंगे तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम डगमगाती रहेगी। इतने वर्षों से इस किस्म का प्रकरण हो रहा है
पर जितना वो प्रकारण करते हैं, जितना अटैक करते हैं, उतनी अर्थव्यवस्था अगले वर्ष उससे आगे उछल के आ जाती है। अब ये बड़ी बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे क्यों होता है। उसका एक मूल कारण है कि जो मूल एजम्पशन इन लोगों की है वो हमारे देश में लागू नहीं होती है। अमेरिका में जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2002-3 में, उस टाइम पे भी, इंडिया में तो नहीं हुआ था, पर उससे आप पीछे जाइए एशियन क्राइसिस में, अगर एशियन क्राइसिस का टाइम भी देखें तो पूरी दुनिया में एशियन क्राइसिस की हलचल मची थी। खास करके हमारे आसपास तो इंडोनेशिया और फिलीपींस, इनमें तो बहुत ज्यादा तबाही हुई थी और हमारे देश में नहीं हुई थी। तो उसका एक कारण यही था कि हम लोग एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही है, सेबी को भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी देखना पड़ेगा, दोनों ही। और रिजर्व बैंक में मैं खुद क्योंकि उन वर्षों में काम करता था और अभी भी उनके साथ, क्योंकि वहां से मैं रिटायर्ड हूँ तो मिलता जुलता रहता हूँ, तो इतना कंजर्वेटिव अप्रोच लेके वो चलते हैं। अब सब प्राइम क्राइसिस से पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाई, क्योंकि अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा। पर आपने देखा कि हमारे देश में उस सब प्राइम की कोई बात ही नहीं हुई। इस वर्ष अभी जैसे ही रिटेल क्रेडिट थोड़ा सा बढ़ा, रिजर्व बैंक ने सबको एक किस्म की अर्ली वार्निंग सिग्नल दिया, कहा कि रिटेल क्रेडिट बढ़ रहा है, थोड़ा इस पे संयम रखिए। और सब बैंकों ने, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उन्होंने भी संयम रखना शुरू कर दिया। पिछले वर्ष इसी तरीके रिजर्व बैंक ने कहा एनबीएफसीज के साथ मिलकर काम करिए, पर एनबीएफसीज को भी गहराई से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। तो ये जो अर्थशास्त्री विदेश में रहते और पढ़ते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, देश के अर्थशास्त्री और देश की जो ये संस्था है रिजर्व बैंक, एकदम कंजर्वेटिव चलती है। आप हैरान होंगे, और आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा अगर आप समय देंगे तो। पहला उदाहरण ये है, हमारे देश में रिजर्व बैंक इंस्पेक्शन के लिए बैंकों में आता है। रिजर्व बैंक के अफसर कमर्शियल बैंक्स में आमतौर पर निगाह रख के बैठे होते हैं। हर कमर्शियल बैंक के लिए एक कम से कम अफसर तैनात होता है, उसकी टीम होती है। इतनी गहराई से हर कमर्शियल बैंक को देख रहे होते हैं कि उसमें कुछ भी, कहीं भी कोई भी ट्रेंड, कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल, कोई भी आउट ऑफ द वे चीज जब आती है, एकदम सबको अलर्ट हो जाता है। आपको ये बात मैं कहने में बहुत फख्र महसूस करता हूँ। 2004 में मैं जब स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा था, जेनेट येलेन सैन फ्रांसिस्को की प्रेसिडेंट थी। उन्होंने खास करके मुझे बुला के पूछा था कि आपके देश में इतना बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर है और इतना भिन्न है, कमर्शियल बैंक्स हैं, फॉरेन, इंडियन, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआईज, आप इन सबको कैसे कंट्रोल करते हैं? तो जब मैंने उनको बताया तो बहुत खुश हो गए। आप हैरान होंगे, ये 2004 की बात है। 2011 में जब मैं आईएमएफ में नौकरी कर रहा था, मुझे पता चला कि इंडिया के रिजर्व बैंक की टीम फेड रिजर्व में उनको बताने गई है कि कैसे रेगुलेशन और सुपरविजन किया जा सकता है। तो देश का लोहा है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, अब हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि नैरेटिव ये किया जा रहा है कि हम लोग पहले सेविंग्स पर आधारित इकॉनमी थे, धीरे धीरे वो रेट घट रहा है और अब हम कंजम्पशन की ओर जा रहे हैं। और जैसे मुश्किलें अमेरिका में पैदा हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा आप कंजम्पशन पे डिपेंड रहते हैं, वैसे ही भारत के लोग भी अब ऐसा करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम वित्तीय संकट की ओर जा रहे हैं। कितनी सच्चाई नजर आती है सर आपको? अगर हम इस बात को दूसरी नजर से देखें कि अगर हम कुछ वर्षों पूर्व से भारत की आज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स को देखें तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। लगभग 30% हम बचत करते हैं, घरेलू बचत, जो कि एक बहुत बड़ा स्तर है। इसलिए अगर ये कहना है कि हम कंजम्पशन जो आ रहा है, तो एक तरफ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, नहीं तो सेविंग बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है और हमारी रफ्तार दोनों में तेज हुई है। और जो ये कह रहे हैं कि हम एक कंजम्पशन लेड और उधार की अर्थव्यवस्था की जा रहे हैं, ये मेरा मानना नहीं है। अगर मैं एकदम नवीनतम आंकड़ों से इस बात को स्पष्ट करना चाहूँ तो आज हमारे देश में मैंने जो वित्तीय वर्ष हमारा वित्तीय तिमाही बीता है विगत, उसमें लगभग 1,30,000 हमारे स्टार्टअप्स हैं
जो विश्व के सबसे बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स हैं, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालते हैं, जो जॉब्स क्रिएट करते हैं, प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं। और बड़ा शुभ अंक एक है, अभी नवीनतम आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 111 यूनिकॉर्न है हमारे देश में, और लोग लगभग हर उद्योग में है, सेवा से लेकर हर उद्योग में है। और अगर ये बात कही जाए कि दूसरी जो फिस्कल इंडिकेटर्स हैं, जिसमें हम लोग फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, जो इसे बैरोमीटर हम कहते हैं, तो वो फिस्कल डेफिसिट हमारा लगातार घटता जा रहा है। बावजूद इसके कि विगत कुछ वर्षों में हम लोगों ने 3 C's का संकट देखा है, यानी कोविड, क्लाइमेट और कॉन्फ्लिक्ट। हम कोविड से तो उबर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट की स्थिति आज भी हमारे लिए गंभीर है, पूरे विश्व के लिए गंभीर है, और कॉन्फ्लिक्ट विश्व के कई स्थानों पर बहुत गंभीरता से है, लेकिन उससे भी भारत अछूता रहा है और भारत ने अपने आप को मजबूत किया है। और हम 2024-25 में जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्थिति का आकलन के लिए, क्योंकि वित्तीय संकट की हम बात कर रहे हैं, वो है राजकोषीय घाटा, जो 5.1% का अनुमानित था हमारे अभी बजट में, और जो फुल पे बजट हमारा आने वाला है अगले महीने जुलाई में, उसमें हम अनुमान कर रहे हैं कि अब हमारा ये जो घाटा है और कम होकर हम इसको कम कर लेंगे, और 24-25 में हम इसको 5.1 के स्तर से कम करके और अंततः 25-26 में 4.5% पर ले आएंगे जी। जो हमारी मुद्रास्फीति की दर है वो लगातार घट रही है, और जो हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट लेवल है 4% ±2%, आज वो हमारा मुद्रास्फीति दर 4.5% के आसपास है, जो बहुत सराहनीय है। और जहां तक अगर आप अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छा उसका अनुमान लगाते हैं हम लोग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के, जो अभी आज तक पिछले 16 सालों का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है, जो कि 59.1% है। आपको मालूम होगा कि अगर पीएमआई का लेवल 50 से ऊपर होता है तो ये व्यवस्था के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत देता है, और अगर वो रिकॉर्ड हाई पे आज पहुंच चुका है, तो जो नेगेटिव नैरेटिव दे रहे हैं, तो उसका ये सारा जवाब है हमारे लिए। और हमारा ग्रोथ रेट है, वो केवल हम ग्रोथ रेट को आजकल हम लोग केवल जीडीपी ग्रोथ रेट से नहीं देखते हैं, बल्कि हम लोग इसको ग्रीन ग्रोथ के रूप में भी देखते हैं, और उसमें हमने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। और जो हमारा एक पंचामृत जो एक संदेश है 5 तत्वों की ओर जाने वाला, खासकर हमारा कार्बन एमिशंस और पूरा जलवायु परिवर्तन के साथ, उसमें इंडिया ने लीड लिया है पूरे विश्व में। और आज हमने एक संदेश दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था केवल जीडीपी अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं है, बल्कि एक ग्रीन अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रही है। और जैसे आपने अभी कहा कि अगर लोगों का विश्वास, कंज्यूमर्स का विश्वास निवेश में ना होता, तो एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट लोन्स नहीं है। आज अगर हुंडई 25,000 करोड़ का आईपीओ लाने के लिए अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट दाखिल कर चुका है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। उसने टाटा टेक्नोलॉजीज, अब देखिए सेक्टर्स क्या है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का टाटा का था, एलआईसी का इंश्योरेंस सेक्टर का सर्विस का था, और हुंडई मैन्युफैक्चरिंग का था। बिल्कुल, ये सेक्टर्स में आप अगर देखें, कंपेयर करें, तो आज का सबसे बड़ा एक आईपीओ हमारे आने वाला है। उसमें निवेशक कौन होंगे? आम लोग। तो अगर वो बचत नहीं कर रहे हैं तो निवेश कहां से कर पाएंगे? ये कंजप्शन लेड नहीं है, ये इट इज सेविंग लेड एंड इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। और वर्ल्ड बैंक ने भी अब फोरकास्ट किया है कि अगले 3 वर्षों में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी द वर्ल्ड होगा, और साउथ एशिया फास्टेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड होगा। और उसको साउथ एशिया को फास्टेस्ट रीजन बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो भारत का ही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो और ये तेज अनुमान के आंकड़े जो हैं वही वित्तीय व्यवस्था को एक संकेत देते हैं और उनको सामर्थ्य भी देते हैं कि वो लेंडिंग करें और देश के विकास की प्रक्रिया में, जो कि दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, उसको आगे बढ़ाएं। मैं सर छोटा सा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट की। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड हैं और कर्ज की तेज़ रफ्तार के साथ अगर वो चलते हैं तो एक बहुत ही एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है। उस पर हम राय लेंगे डॉक्टर चरण सिंह से, लेकिन आप फिलहाल बने रहिए और देखते रहिए इकॉनमी टुडे। आज हम उन मिथकों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी को लेकर के और वित्तीय स्थिरता को लेकर के कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा उठाया जा रहा है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और हम चर्चा कर रहे हैं उन मिथकों को लेकर के जो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के उठाए जा रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के जरिए कि वाकई सच्चाई है क्या। दावा ये किया जा रहा है कि देश में जो कर्ज की रफ्तार है उसमें वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर चरण सिंह साहब जो कि CEO हैं ईग्रो फाउंडेशन के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र के प्रोफेसर PK घोष जी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह, अब एक्सचेंज रेट को लेकर के ये क्रिटिक है और अशोक मोदी साहब ये कहते हैं कि भारत कर्ज पे आधारित एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बिना ब्रेक के उस गाड़ी की तरह है जो अब खाई में गिरने ही वाली है। एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया और मैं उन्हीं के शब्दों को दोहरा रहा हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भारत का एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है और अगर आप इस तेज कर्ज की व्यवस्था के साथ उसको मिलाते हैं, ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। सर, इस पर क्या कहना है आपका? मैं ये सवाल का जवाब देने से पहले जो प्रोफेसर घोष ने कहा उसको थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहूँगा। एक बात आ रही है, हाउस होल्ड सेविंग गिर गई, कोई शक नहीं है। पिछले 2 वर्ष का अगर आंकड़े आप देखें, गिरी है। क्यों गिरी है? उसका एक कारण है। जब कोविड चल रहा था वो आउट ऑफ द ट्रेंड बढ़ गई थी। क्योंकि आउट ऑफ द ट्रेंड बढ़ गई थी और उस टाइम पे आपके पास कोई जगह नहीं थी तो वो सेविंग बढ़ती गई। जैसे ही कोविड खुला तो वो अनवाइंड हुई है। तो अगर उस 2 वर्ष का आंकड़ा देख के अगर आप देश पे ये कहना शुरू कर दें कि देखिए सेविंग कम हो रही है, हाउस होल्ड सेविंग कम हो रही है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है और उसके पीछे पूरी दुनिया सबको पता है कि वो कोविड रिलेटेड है। तो इसलिए वो मुझे लगता है उनका जो आर्गुमेंट था कंजम्पशन वर्सेस सेविंग, तो प्रोफेसर घोष ने उसको ठीक समराइज किया कि वी आर इन्वेस्टमेंट लेड एंड वी डू हैव हाई सेविंग्स कंपेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड। पर वो 2 वर्ष के जो आंकड़े हैं उसका कारण ये है। सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट कोट करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि 2023-24 में जो हमारा घरेलू बचत दर है वो GDP का 32% है, जो कि 22-23 में 30% पे था। तो अब तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, 2% की बढ़त दिखाई दे रही है। सर प्लीज कंटिन्यू करें। तो जो हाउस होल्ड सेविंग्स का आंकड़ा रिजर्व बैंक रिलीज करता है, एक टिपिकल हाउस होल्ड उसका ग्रैनुलर जो आप कह रहे हैं उसके भी अंदर बिल्कुल ग्रैनुलर होके चला जाता है। वो 11.2, फिर 7.2, फिर 5। तो उसका कारण यही था, कोविड में उसको अनवाइंड हुआ एंड ये ग्लोबल ट्रेंड है, कोई हमारा आउट ऑफ द वे ट्रेंड नहीं। तो वो समझना बहुत जरूरी है। और 1 वर्ष के ट्रेंड पे कह देना कि हम लोग पूरा बदल गई नीति, वो गलत। अच्छा, अभी बात आ गई जो आपने प्रश्न रेज किया, एक्सचेंज रेट का एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है। एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है और एक किस्म का, क्योंकि हम लोग डेट रिडन है, हाउस होल्ड सेविंग नहीं हो रही है, हाउस होल्ड लोन ले रहा है, इसलिए देखिए ये तो एकदम मंत्र है कुएं में गिरने का। अब बात यह है कि क्या हमारा एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है, वो कैसे पता चलेगा? अभी एक्सचेंज रेट में आप खुद जानते हैं कि हर वर्ष उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। किस रफ्तार से आ रही? अभी 83 पे आके खड़ा हुआ है, कुछ वर्ष 72 पे था, उससे पहले 65 पे था। तो ये सारी वो तो डेप्रिसिएशन चल ही रही है। अब बात यह है कि देश की जो एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट एक कंट्री की करेंसी और दूसरी कंट्री की करेंसी का तालमेल है, परचेजिंग पावर समझ लो वो होती है। जब पूरी दुनिया इस चीज का लोहा मान रही है कि देश की ग्रोथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, स्टॉक मार्केट में और कोई जगह नहीं है जहां पे लोग पैसा डालना चाहते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा एकदम तेजी से आ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट लोअर भी नहीं कर रहे, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है गैप के साथ, के साथ एकदम रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी कह सकते हैं। उससे कैपिटल आउटफ्लो भी नहीं हो रहा है। अब बताइए एक्सचेंज रेट फिर क्या होगा? तो अगर एक्सचेंज रेट मजबूती दिखा रहा है और दिखानी चाहिए, क्योंकि ट्रेड में एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, आपको मैंने बताया 65, 72, 83 आ रहा है,
और कोई रोक नहीं रहा है, आगे भी गया तो गया। पर बात यह है कि जब अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत चल रही है उस टाइम पे एक्सचेंज रेट स्टेबल चलेगा ही चलेगा। अच्छा, जहां तक सवाल है जो कहा जाता है कि रिजर्व बैंक इंटरवीन कर रहा है, तो मैं वही प्रोफेसर रॉगव और रेनहार्ट की स्टडी कोट करता हूं, जहां पर उन्होंने कहा 2010-11 की वो स्टडी है कि हर देश फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन कर रहा है और हर देश कहता है कि मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हूं, पर सच्चाई में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नहीं है, ये मैनेज फ्लोट है। और मैं खुद जब 2010-11 में वहां था, कई विदेशों में मेरे ऑफिशियल जॉब के अनुसार जाके मिला और पता चला कि एक्सचेंज रेट मार्केट में इंटरवेंशन बड़ा रेगुलर इवेंट है। तो इसलिए एक देश को सिंगल आउट करके कहना कि आप अपना एक्सचेंज रेट स्टेबल करके बैठे हैं, स्टेबल नहीं हो सकता। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतना इंटीग्रेट हो गई है ग्लोबली, इतना कैपिटल फ्लो आ रहा है और जा रहा है, फिर भी आप एक लास्ट पॉइंट में आपको दूंगा। देखिए, दुनिया भर में मंदी छाई हुई है, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ही है, पर दुनिया भर के बाकी के कंट्रीज अपने एवरेज से नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वहां टाइटनेस है, इसके बावजूद हम एक्सपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है एकदम सॉलिड रॉक की तरह चल रही है, उसी का असर आप एक्सचेंज रेट में देखिए। प्रोफेसर साहब, अब हम आपसे जो मैट्रिक्स ऑफ इनइक्वालिटी है उस पर थोड़ा सा राय जानना चाह रहे हैं। क्या ये जो इनइक्वालिटी है हमारे देश में, अगर आप कंपेयर करते हैं विकसित देशों से, तो वो कैसी नजर आ रही है? और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हम रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्या वाकई इनइक्वालिटी बढ़ी है? और ये आंकड़े फिर कहां से हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला? ये कुछ मैच नहीं कर रहा है सर। पहले मैं छोटी टिप्पणी करना चाहूँगा। डॉक्टर चरण सिंह साहब ने जो कहा वो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में समझाया, लेकिन एक मैं नई सूचना भी जोड़ना चाहूँगा इसमें कि अभी पिछले सप्ताह सऊदी अरबिया ने अपना पेट्रो डॉलर का अमेरिका के साथ 50 साल पुराना संबंध खत्म कर दिया है। 1974 में शुरू हुआ था आफ्टर 73 ऑयल क्राइसिस, अब 50 साल में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हम भारतीय रुपए में भी इसको ट्रेड करेंगे, पहले यूएस डॉलर में ट्रेड किया करता। ये बहुत बड़ी खबर है पूरे विश्व के लिए। जाहिर सी बात है कि पेट्रो डॉलर यानी यूएस डॉलर में ट्रेडिंग को छोड़कर जब भारतीय रुपए में ट्रेडिंग की बात आ रही है और बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर द वर्ल्ड के द्वारा, तो ये बहुत एक पॉजिटिव संकेत देता है भारतीय रुपए के लिए भी। दूसरी बात यह है कि एक्सचेंज रेट के साथ कि आज हमारा चालू खाते का जो घाटा है, जो हमारे विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा पैमाना होता है, वो आज अपने न्यूनतम स्तर पर घटकर अभी जो वर्ष बीता है उसमें 1.2% पे आ गया है और कभी ये अनटॉलरेबल लिमिट में था। तो ये जो हमारी स्थितियां हैं, ये स्थितियां हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हैं। और साथ साथ मैं इससे पहले कि आपकी बात पर आऊँ कि जो वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट जारी किए हैं उसमें जो आपका मुख्य प्रश्न था उसमें मैं 2-3 शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि ये जो पूरी स्थिति है भारत की लगातार समृद्धि के पथ पर, रोजगार सृजन के पथ पर ले जाने की, वो केवल स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंकिंग सेक्टर को ही नहीं दिखाता, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि निवेश में बहुत तेजी से उछाल आया है, निवेश में, यानी हम बात करें कि वास्तविक निवेश में। और दूसरा है कि जो हमारी घरेलू मांग है वो बहुत मजबूत हुई है और हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो ये 3 जो हमारे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उन्होंने हमको आगे बढ़ाने में सहायता दी है। और जाहिर सी बात है, जब ये निवेश बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ती है, तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का नतीजा ये होता है कि गरीबी रेखा से नीचे के बड़ी संख्या में पर्यटन होता है, वो ऊपर की ओर आते हैं। तो मैंने उसके लिए आपको पहले ही कहा कि आज अगर हमारे यहाँ 1,30,000 से अधिक स्टार्टअप्स हमारे आए हैं, तो मैंने शब्द ये कहा था कि उन्होंने रोजगार सृजन किया है, उन्होंने उत्पादन सृजन किया है, उन्होंने संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बहुत प्रभावशाली प्रभाव किया है। तो इन्होंने चेंज किया है। और जहां पर विषमता की बात है, तो अगर आप गिनी गुणांक के आंकड़े देखें जो विषमता के माप का बहुत अच्छा आकलन करता है, उस हिसाब से भी विषमताएं हमारी अन्य बहुत सारे विकसित देशों की तुलना में रफ्तार हमारी कम है, विषमता की दर कम है हमारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हम लगातार जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर आपसे विचार विमर्श करते रहेंगे। डॉक्टर चरण सिंह बहुत धन्यवाद, प्रोफेसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
आगे हैं बड़ी खबरें और कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं ईवीएम को लेकर के। उस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।